हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी ये कहानी नितिन जैन ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नितिन है। ये घटना आज से कई साल पुरानी है और ये घटना मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी। चलिए घटना पर आता हूँ। उस समय मेरी मम्मी और पापा की नई शादी हुई थी। मम्मी और पापा शादी के बाद किसी जगह घूमने के लिए गए हुए थे। वहाँ से जब मम्मी और पापा लौटे, उसके बाद जिस गांव में मम्मी पापा रहते थे, उस गांव के घर में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। कई बार मम्मी को ऐसा लगता जैसा कि उनके पास कोई है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रही है। हाँ, महसूस जरूर कर पाती थी। ऐसे ही 4-5 दिन बीते। फिर मम्मी बताती कि ये एक रात जब पापा किसी काम से गए हुए थे और लौटने में उन्हें देर हो गई, तभी रात के कुछ 10 बज चुके थे। पापा जब घर पर आए तो वो पहले वॉशरूम गए थे फ्रेश होने के लिए। मम्मी बताती है कि जैसे ही पापा वॉशरूम के लिए दरवाज़ा खोले, वैसे ही पता नहीं क्या हुआ कि वो वॉशरूम से उड़कर पीछे जो दीवार थी उस पे जाकर गिरे और उनके बैक में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। मम्मी बताती है कि ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी। वो वॉशरूम के अंदर कदम रखे और वैसे ही उड़कर वो पीछे की दीवार पर आ गिरे। उसके बाद पापा बेहोश हो गए। मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, तो उन्होंने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और सारी बात बताई। फिर पापा को हॉस्पिटल लेकर गए। उनमें से कई सारे लोग ऐसे थे कि वो यही बात बोल रहे थे, ये एक इंसिडेंट होगा, पैर फिसला होगा और गिर गए होंगे। लेकिन मेरी मम्मी सबसे एक ही बात कह रही थी कि अगर पैर फिसलते और गिरते तो हवा में उड़ के इतना दूर पीछे दीवार से टकरा कर नहीं गिरते। पापा को होश आने में पूरे 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग चुका था। जब पापा को होश आया, तभी सभी लोग आसपास खड़े हुए थे और उन लोगों ने पापा से बस एक ही बात पूछी कि आप गिरे कैसा थे। लेकिन पापा को कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने यही कहा कि मुझे याद नहीं, जब मैं वॉशरूम के अंदर घुसा तब ऐसा लगा कि सामने कोई खड़ा है और मैं उसे देखकर एकदम से दंग रह गया। और फिर बाद में मेरे साथ क्या हुआ, मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। घर के सभी लोग अब इस घटना को लेकर परेशान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब पापा हॉस्पिटल से घर भी आए, तब भी उनकी तबीयत खराब ही रह रही थी। हर समय यूं लगता जैसा कि उनके आसपास कोई है और जो उन्हें चोट पहुंचाना चाहता है। एक शाम पापा धीरे धीरे अपने बेड से उठकर पानी पीने के लिए गए। उन्होंने जैसे ही ग्लास में पानी निकाला, वैसे ही पीछे पलटा तो पाया कि सामने फिर से कोई खड़ा हुआ है और उसने इस बार पापा को जोर से धक्का मारा, जिसके बाद पापा पीछे की दीवार से टकराकर दोबारा गिरे और इस बार भी गिरते ही साथ वो बेहोश हो गए। इस बार मेरी मम्मी ने नहीं देखा था, लेकिन जब मम्मी किसी काम से उसी किचन में गई तो देखा कि पापा वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे। फिर से पापा को हॉस्पिटलाइज कराया गया और जब पापा को होश आया, तब भी पापा ने यही बात कही। घर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी जो मेरे पापा की मम्मी थी, यानी मेरी दादी माँ, उन्होंने कहा कि क्यों ना इसे एक बार किसी तांत्रिक के पास ले जाकर दिखाते हैं। हो सकता है कि शायद हमें इस चीज़ का समाधान वहाँ पर मिल जाए। घर के सभी लोग इस बात पर मान चुके थे। फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने कहा कि जिस जगह आप लोग घूमने के लिए गए हुए थे, वहाँ पर एक चुड़ैल आपके पीछे पागल हो गई है और वो आपसे प्यार करने लगी है। वो कैसे भी आपको अपने साथ ले ही जाएगी। पापा ने उस तांत्रिक के हाथ पैर जोड़े और कहने लगे कि मुझे उस चुड़ैल से बचा लो। फिर उस बाबा ने पापा को एक सुई दिया और कहने लगा कि इसे कहीं दूर जाकर गाड़ देना और इतना गहरा खड्डा खोद के गाड़ना कि दोबारा ये सुई कभी निकल नहीं पाए। पापा ने वैसे ही किया और साथ में छोटी सी एक तीर दी हुई थी जो कि चांदी की थी। पापा से कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखना।
पापा ने वैसे ही किया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला। फिर एक दिन की बात है कि पापा किसी काम से जब गए हुए थे, तब वहां पर उनके हाथ से वो तीर कहीं गिर गई, या यूं कह सकते हो कि पापा ने वो तीर को खो दिया था, जिसके बाद से वही दुर्घटना दोबारा शुरू हो गई। जब रात में सोते तो अचानक लेटे लेटे हवा में उड़ जाते और बेड पर से जोर से जमीन पर गिरते। कई बार ऐसा भी होता कि चलते चलते वो दीवार से जोर से टकराते, जैसा कि ऐसा लगता पीछे से किसने जानबूझकर जोर से धक्का दिया है। पापा अब और ज्यादा परेशान रहने लगे और फिर से सभी लोगों ने मिलकर पापा को उसी तांत्रिक के पास ले जाने का सोचा। लेकिन जिस दिन पापा को ले जाना था, उस दिन सुबह में पापा कहीं गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि पापा इस समय कहाँ मिलेंगे। वो जब तांत्रिक को घर पर फिर बुलाया गया और उसने सबसे पहला सवाल यही किया कि मैंने उसे सुई गाड़ने के लिए कहा था, क्या उसने वो सुई को गाड़ दिया? घर वालों ने कहा कि हाँ, गाड़ दिया। उसने घर में सभी लोगों की ओर एक नज़र डाली और फिर मेरी मम्मी को बुलाकर पूछा, उसने तुम्हें तो बताया था ना कि सुई कहाँ गाड़ा है? मम्मी ने बस हाँ में मुंडी झुकाई। वो मम्मी से कहने लगा कि तुम मेरे साथ बाहर चलो। फिर वो घर के बाहर मम्मी को लेकर गया और मम्मी से पूछा कि सुई को कहाँ गाड़ा था। मम्मी ने बताया कि मुझे बराबर तो नहीं बताया, बस जिस जगह के बारे में बताया था मैं आपको वही बता सकती हूँ। उसने कहा कि ठीक है, मुझे उस जगह के बारे में बताओ। जिस जगह पापा ने उस सुई को गाड़ा था वो जगह एक जंगल में थी और जंगल की शुरुआत में ही थी। वो तांत्रिक रात के समय ठीक उसी जंगल में जाने के लिए घर वालों से कहने लगा कि मेरे साथ इसी घर के 2 आदमी होना चाहिए। 2 लोग, यानी कि मेरे चाचा और दूसरे चाचा, ये दोनों ही मिलकर उस तांत्रिक के साथ वहां पर चले गए। जब रात में ये लोग वहां पर पहुंचे और पापा को ढूंढना शुरू किया। पापा एक बड़े से पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हुए थे। शरीर पर हर जगह घाव के निशान थे। जब उन लोगों ने पापा को उस हाल में देखा, तब मेरे छोटे चाचा की चीख निकल गई। जैसे ही उन्होंने जोर से चिल्लाया, तब वो तांत्रिक और मेरे दूसरे चाचा भागते हुए उस चाचा के पास पहुंचे और वहां पर उन्हें पापा दिखाई दिए। पापा को देखते ही साथ जो मेरे दूसरे चाचा थे, उन्होंने पापा को उठाया और छोटे चाचा से कहने लगे कि चलो इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। लेकिन वो तांत्रिक ने मना किया। वो कहने लगा कि इसे अभी यहीं पर रहने दो। उसके बाद उसने वहीं पर एक आग जलाई और फिर दोनों चाचा से कहा कि पापा के आसपास बैठ जाओ। मेरे पापा का सर मेरे चाचा ने अपने गोद में रखा और दूसरे चाचा मेरे पापा का पैर पकड़कर बैठ गए। वो कुछ शायद झाड़ फूक करना चाह रहा था और वो तांत्रिक जब वो क्रिया शुरू कर रहा था, उससे पहले ही उसने दोनों चाचा को चेतावनी दी थी कि कुछ भी हो जाए, इसे छोड़ना नहीं और यहाँ से भागना नहीं। मेरे दोनों ही चाचा बताते हैं कि हम लोगों ने देखा, जैसे ही वो क्रिया शुरू हुई, पापा ने एक झटके से अपनी आंखें खोले। उनकी आंखें एकदम लाल कलर की थी, जैसा मानो आंखों में खून उतर गया हो, और पापा उन लोगों से अपने आप को छुड़ाकर भागना चाह रहे थे। लेकिन वो दोनों ने ही पापा को पूरी ताकत से पकड़ कर रखा था। वो जो तांत्रिक था वो अपनी क्रियाएं कर रहा था और फिर अगले कुछ ही देर में पापा एकदम से बेहोश होकर चुपचाप पड़ गए। उसके बाद उसने एक छोटी सी तीर दोबारा निकाली चांदी की, और वो जब पापा को होश आया तब पापा को दिया। कहने लगा कि इसे अब अपने साथ ही रखना, इसे खोना नहीं। पापा ने उससे कहा कि ये तीर मुझसे कब तक संभले जाएगी, कभी ना कभी ये फिर घूम जाएगी, आप ही कुछ इसका हमेशा के लिए समाधान बताइए। तब उस तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, अभी इसे अपने पास रखो, मैं अमावस्या की रात को तुम्हारे पास आऊँगा। कुछ दिनों के बाद वो तांत्रिक दोबारा आया और वो तीर लेकर ठीक उसी जगह पहुंचा जहां पर पापा ने उस सुई को गाड़ी हुई थी। वहां जाने के बाद उसने फिर से कुछ 2 घंटे की क्रियाएं की और जिसके बाद उसने उस तीर को पापा से ले लिया। फिर वो कहने लगा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, दोबारा वो चुड़ैल तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, आज वो घटना को इतने साल हो चुके, लेकिन पापा बताते हैं कि उसके बाद मैंने कभी भी उस चुड़ैल को या कोई भी ऐसी अजीब सी दुर्घटना जिससे मुझे उस चुड़ैल के होने का एहसास हो, वैसा कुछ भी महसूस नहीं किया। तो दोस्तों,
ये थी नितिन जैन की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शकील की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शकील है। मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो जगह वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ घटनाएं वहाँ पर भी ऐसी हुई है जो मैं आने वाले समय में आपको ज़रूर भेजूंगा। लेकिन आज जो घटना ये बता रहे हैं, ये घटना काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। चलिए इनकी घटना पर आते हैं। ये घटना आज से 15 साल पुरानी है लगभग। उस समय मेरी बहन की उम्र 19 साल की थी। मेरी बहन और मुझ में 4 साल उम्र का डिफरेंस है। हुआ कुछ ऐसा था कि अचानक से मेरी बहन की तबीयत खराब रहने लगी। बैठे बैठे वो अजीब सी हरकत करती, कभी खुद को मारती, कभी सामने वाले को मारती। कई बार वो दीवार से अपना सर पटकने लगती। उसमें से कई बार तो वो हमारे घर की छत से कूदने की भी कोशिश की थी, लेकिन हर समय हम में से कोई ना कोई उसे देख लेता और उसे बचा लेता। इसीलिए घर के लोगों ने मिलके ये निर्णय लिया कि इसे एक कमरे में बंद करके ही रखा जाएगा, और फिर हम सभी लोग उसे कमरे में बंद करके रखते थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो गया है। कई बार हम लोगों ने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन हर जगह रिपोर्ट उसकी नॉर्मल ही आती थी। उसके शरीर में अजीब से दाग दिखाई देते, जिसे देखकर ये समझ में आता कि कोई इसे बहुत मारता है। वो हमारे सामने रोती, चीखती, चिल्लाती और यही बोलती कि रात के समय जब भी वो सोती तो ऐसा लगता कि कोई उसे मार रहा है, कि उसके ऊपर चढ़कर बैठा है। एक बार तो हद तब हो गई जब उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पर किसने काट लिया है। जब मेरी मम्मी ने जाकर उसे देखा तो पाया कि उसके पूरे शरीर पर 4 बड़े बड़े दांतों के निशान थे, जो हर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर दूसरी जगहों पर थे। वो दांतों के निशान देखकर घर के सभी लोग घबरा गए कि ऐसा इसके साथ किसने किया। घर में लोग परेशान थे। तभी एक दिन हमारे घर पे कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। जब उन लोगों ने हमारी ये सारी बात सुनी, तभी उनमें से एक आदमी कहने लगा कि एक काम कर शकील, तू आज मेरे साथ चल, मैं तुझे एक मौलाना से मिलाता हूँ, शायद हो सकता है वो तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर सके। मैंने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर चलूँगा। मैं उनके साथ निकल गया। जब मैं उस मौलाना के पास गया और जाकर मैं कुछ बोलता कि उससे पहले ही उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। वो पहले से कुछ पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो मेरे पास आए, कहने लगे कि अपनी बहन की समस्या लाए हो, मुझे पता है। इतना सुनकर मैं एकदम खामोश हो गया। मन ही मन सोच रहा था कि इन्हें कैसे पता चल गया होगा। वो कहने लगे कि तुम्हारी बहन के ऊपर कुछ जिन्नात का साये है। मैंने कहा, जिन्नात के साये मेरी बहन के ऊपर क्यों? वो कहने लगे कि इसमें बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, बस फिलहाल ये जानो कि तुम्हारी बहन को उन लोगों से बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो धीरे धीरे तुम्हारी बहन को ऐसे ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे। उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती रहेगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग तुम्हारी बहन को जान से मार देंगे। इतना सुनकर मेरे पैर कांपने लगे और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कहने लगा कि मौलाना, आप ही कोई रास्ता बता दीजिए। वो फिर मुझसे कहने लगे कि एक काम करो, तुम अभी ही चले जाओ, मेरे पास 2 दिन के बाद आना, मैं तभी इसका समाधान ढूंढ कर रखूँगा। मैं उनकी बात सुनकर वहाँ से निकल गया और अपने घर आ गया। 2 दिन ख़त्म होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद मैं जब उनके पास गया तब उन्होंने कहा कि कोई भी काला जानवर, चाहे बिल्ली, कुत्ता या बकरा, उसका सर मेरे पास लेकर आना। मैंने कहा, उसके सर से आपको क्या? वो कहने लगे कि बस उसका सर मेरे पास लेकर आना, और अगर हिम्मत है तो ही आना, क्योंकि मैं तुमको ही एक काम करने के लिए दूंगा जिसमें जान का भी खतरा है। अगर तुम वो कर सकते हो तो ही मेरे पास आना। मैंने कहा रोते हुए कि मौलाना, मेरी बहन की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, अगर मेरी जान को खतरा भी होगा तब भी मैं वो काम करूँगा, बस आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आओगे तब बता दूंगा।
और उन्होंने मुझसे ये भी बात कही थी कि जब भी आना होगा तब सूरज डूबने के बाद ही आना। मैं अगले ही दिन उनके पास एक बकरे का कटा हुआ सर, जिसका रंग पूरा काला था, वो लेकर पहुंच गया। मौलाना ने कहा कि अब ये सर में मैं कुछ तावीज़ बांधूंगा। वो तावीज़ को ले जाकर तुम्हें कहीं दूर किसी कब्रिस्तान में गाड़ना होगा। मैंने कहा कि मौलाना कहीं दूर? मुझे आसपास के ही कब्रिस्तान के बारे में पता है, मैं कहाँ दूर जाऊंगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि कब्रिस्तान भी ऐसा होना चाहिए जो कि अब बंद पड़ गया हो। मैं बहुत दिमाग पर जोर डाला, लेकिन मेरे आसपास या मेरे जान पहचान में ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे उसके बारे में बता सके। मैं कहने लगा कि मौलाना ना ही तो मुझे पता है और शायद ना ही किसी और को पता होगा जिससे मैं ये बात पूछूंगा। फिर उन्होंने मुझे एक जगह का एड्रेस दिया जो हमारे घर से लगभग 280 किलोमीटर दूर था, और वो ये कहने लगे कि तुम्हें अभी इसी समय इस मुंडी को ले जाना होगा। मैंने कहा कि अभी? वो कहने लगे हाँ, अभी इसी वक्त। इसके अलावा उन्होंने मुझे एक बात और भी कही कि तुम्हें जब ये कब्रिस्तान में जाकर गाड़ना है तो याद रहे कि वो समय रात में 12 से लेकर 2:30 बजे के बीच का होना चाहिए, ना तो उसके बाद ना उससे पहले। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो तभी कुछ 8 बज चुके थे, और जिस जगह का उन्होंने मुझे पता दिया था वो 280 किलोमीटर था। मैं अपनी बाइक पर तुरंत बैठा और बाइक को तेज गति से चलाने लगा। 12:30 बजे के आसपास मैं उस कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंच चुका था। कब्रिस्तान खंडर बन चुका था क्योंकि कई सालों से शायद ही वहां पर कोई गया होगा। मैं चुपके से उसकी टूटी हुई दीवार को कूद कर अंदर चला गया। वहां जाने के बाद अब मैं ऐसी कब्र ढूंढ रहा था जो कि अच्छी हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कब्रें अब टूट चुकी होगी, और मैं सच में देख रहा था कई सारी कब्रें थी जो कि टूट फूट चुकी थी। मुझे 2 कब्र बाजू में दिखाई दी। मैं तुरंत उस कब्र के पास जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे कहा था कि पहले अपने ऊपर कुछ पढ़कर फूंक लेना। मैं अपने ऊपर दुआएं पढ़कर फूंकने लगा और उसके बाद धीरे धीरे उस कब्र को खोदने लगा। कब्र को खोदना काफी गहरा था। उन्होंने पहले ही ये बात कही थी कि कम से कम अपनी कमर तक के उस कब्र को खोद देना। मैंने काफी गहरी वो कब्र को खोद दी, और उसके बाद उन्होंने कुछ दुआएं दी थी जो पढ़कर मुझे उस कब्र के अंदर फूंक मारनी थी, फिर उस मुंडी को गाड़ देना था। मैंने जैसे ही वो दुआएं पढ़ना शुरू की तब मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे से किसी के चीखने, चिल्लाने की और रोने की आवाजें आ रही है। मैं पढ़ाई को रोका नहीं, मैं कंटिन्यूअसली पढ़े ही जा रहा था, और पढ़ते पढ़ते जब मुंडी को पीछे घुमाकर देखा तो पाया कि पीछे 7 लंबी कद की औरतें खड़ी हैं। उनके हाथ में ऐसा लग रहा था कि कोई डेड बॉडी है जो कि सफ़ेद कपड़े में रैप करी हुई थी। वो बस उस डेड बॉडी को लेकर रो रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि इस बंद कब्रिस्तान में ये औरतें कौन है। एक बार को मुझे लगा कि शायद ये चुड़ैलें होगी, लेकिन मैं यहाँ पर गलत था। अब मैं वो पढ़ाई को कंटिन्यूस चालू ही रखा था। मैं पढ़ते ही जा रहा था कि धीरे धीरे वो औरतें ठीक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं उस पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। फिर भी बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए अपने कानों को बंद करके मैं उस पढ़ाई को कर ही रहा था। वो औरतें मेरे बैक साइड में खड़ी हुई थी, और मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी जो अब तक नहीं लग रही थी। मैंने जल्दी जल्दी उस पढ़ाई को पूरी किया, और उसके बाद उस बकरे की मुंडी को मैं उस कब्रिस्तान में गाड़ दिया। और फिर जब मैं मिट्टी डाल रहा था तब मैंने देखा कि वो औरतें मेरे से दूर जा रही है और जाकर उस कब्रिस्तान के गेट पर रुक गई। और फिर मैंने देखा कि अब वो औरतें कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसा मानो कि उनके ऊपर किसी ने रोशनी डालकर रखा हो, या तो वो खुद चमक रही थी। मैंने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी मिट्टी डाला। मिट्टी डालकर मैं जब वहाँ से निकलने लगा तो उस गेट के ही बाजू में जो टूटी हुई दीवार थी, मैं वहीं से कूद कर आया था। मुझे जाना भी वहीं से था क्योंकि मेरी बाइक भी वहीं खड़ी हुई थी। मैं जैसे ही उस दीवार के पास पहुंचा तभी उनमें से 2 लोगों ने आकर मेरा रास्ता रोक दिया।
मौलाना साहब ने मुझे पहले से एक तावीज़ दे रखी थी। शायद उन्हें पता था कि हो सकता है मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी ज़रूर होगी। मुझे तो वो चुड़ैलों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने तुरंत वो तावीज़ को अपनी शर्ट के अंदर से बाहर निकाल दिया और वो तावीज़ के बाहर निकलते ही वो दोनों चुड़ैलों ने मुझे रास्ता दे दिया जाने के लिए। मैं जल्दी से वहाँ से बाहर निकला और बाइक पे बैठकर बाइक को भगाने लगा। मुझे घर आने में सुबह 6 बज चुके थे। मैं घर आकर सो गया और फिर जब उठा तब मैंने देखा कि मेरे शरीर पर भी कुछ अजीब से निशान थे। वो मार के निशान तो नहीं थे, लेकिन उनको समझ पाना मुश्किल था। मुझे एक बार को ऐसा लगा कि कहीं अचानक से मुझे कोई बीमारी तो नहीं पकड़ ली। मैं बस शाम होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मगरिब का समय हुआ, मैं जाकर मौलाना साहब के पास गिर गया क्योंकि अब मुझे बहुत चक्कर आ रही थी। फिर वो मेरे पास आए। उन्होंने मेरे मुंह पर कुछ पानी मारा और उस दरगाह का पानी लाकर मुझे पिलाया, जिसके 15 से 20 मिनट के बाद मैं थोड़ा ठीक सा महसूस करने लगा और उठकर बैठ गया। फिर मैंने उन्हें अपने साथ घटी पूरी घटना विस्तार में बताई। वो कहने लगे कि वही जो तुमने 7 चुड़ैलों को देखा वो दरअसल चुड़ैल नहीं, बल्कि 7 खबीस थी। मैंने कहा खबीस? वो कहने लगे कि हाँ, वही थे जिन्होंने तुम्हारे बहन की ये हालत किया था। उसके बाद मौलाना मुझसे कहने लगे कि तुमने क्या क्या किया। मैंने जब उन्हें बताया कि जब वो लोग मेरा रास्ता रोक रहे थे तो मैंने सामने तावीज़ लेकर आया, जिसके बाद वो दोनों हट गए। वो कहने लगे कि अब कल सुबह तक तुम इस दरगाह से बाहर मत निकलना। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जान को कितना खतरा है। मैं उस दरगाह में ही बैठा रहा और वो भी दरगाह के अंदर ही थे। वो शायद कुछ और पढ़ाई कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे 2 तावीज़ अलग से दी। कहने लगी कि इसे अपने दाहिने हाथ पर बांध दो और जाकर दूसरी तावीज़ अपनी छोटी बहन के हाथ पर बांध दो, और इसके बाद 7 दिन तक चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, ये तावीज़ों को मत निकालना। मैंने भी कहा कि ठीक है, और वो दोनों तावीज़ लेकर मैं अपने घर पर आ गया। जब मैंने अपनी बहन को वो तावीज़ बांधा तब वो थोड़ा सा अजीब हरकत कर रही थी, लेकिन जैसा पहले करती थी, अपने आप को मारना, चोट पहुंचाना और उल्टी सीधी बातें करना, गालियां देना, अब वो सब नहीं था। मैंने खुद पर भी बांध कर रखा था। वो 7 दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं हमारे साथ घटी, लेकिन कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फिर 7 दिन के बाद मौलाना साहब के पास गया और जाकर उन्हें बता दिया कि हमने 7 दिन पूरा ये तावीज़ को पहन कर रखा, लेकिन हमारे साथ कुछ भी बड़ा दुर्घटना नहीं घटी। फिर वो कहने लगे कि अब वो तावीज़ निकाल कर रख दो, और आज के बाद तुम लोगों को कभी भी वो खबीस कहीं नहीं दिखेगा और ना ही परेशान करेगा। दोस्तों, फिर सच में वैसा ही हुआ। आज इतने साल उस घटना को घट चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उस खबीस को नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी शकील की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हुगली से सम्राट ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी आज से 2 साल पहले मेरे साथ घटी थी, जब मैं 7th क्लास में था। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम अंकिता था। मैं शाम में जब उसको अपने घर पर ड्रॉप करके अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकला, तो सोचा कि क्यों ना जंगल से शॉर्टकट रास्ते से चला जाता हूँ, घर भी जल्दी पहुँच जाऊँगा। फिर झाड़ियों में मुझे कुछ दिखने लगा। मैंने ना चाहते हुए भी साइकिल को रोक दिया और साइकिल से उतरकर मैंने देखा कि एक लड़की जिसके पैर उल्टे हैं और उसके हाथ घुमे हुए थे। वो देखने के बाद मैं वहाँ से भागना चाहा, लेकिन उसका जो फेस था वो थोड़ा थोड़ा अंकिता में मिलता था। मैं यही देखकर ये सोचने लगा कि कहीं ये अंकिता तो नहीं। फिर जैसे तैसे वहाँ से निकल गया, और जब आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। घर जाके मैंने मम्मी को सब बताया, और उसके बाद मैंने अंकिता को कॉल किया। उससे पूछा कि तू क्या वहाँ जंगल वाले रास्ते पर थी? वो कहने लगी कि पागल है क्या, तूने ही तो मुझे घर पर छोड़ा, मैं क्यों कहीं तुझे रास्ते में मिलूंगी। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि क्या जो मैंने देखा वो एक छलावा था। तो दोस्तों, ये थी सम्राट की छोटी सी कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों,
हमारी अगली कहानी हमें यश ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम यश है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये हमारे ही साथ हमारे घर में घटी थी। ये बात आज से कुछ साल पुरानी है। तभी मेरे जो छोटे मामा जी थे, वो तबेले में सुबह सुबह दूध निकालने के लिए गए हुए थे। जब वो दूध निकाल रहे थे, तब उनमें से एक भैंस की आवाज़ बहुत ज़ोरों से सुनाई दे रही थी। शायद वो किसी चीज़ से घबरा रही थी। मामा जी तुरंत जाकर वहाँ पर देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और वो जो भैंस थी, वो अपने सामने की ओर देखकर ज़ोरों से चिल्ला रही थी। तभी मामा जी को लगा कि शायद उस दीवार के पीछे कोई छुपा होगा। वो जाकर जब पीछे देखने लगे तो पाया कि वहाँ पर भी कोई नहीं था। मामा जी आए और आकर उस भैंस को शांत कराने लगे और फिर से अपने काम में लग गए। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने उसके चिल्लाने की आवाज़ दोबारा सुनी। वो फिर से वहाँ पर गए और जाकर अच्छे से देखने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो भैंस क्यों इतना चिल्ला रही है। उन्होंने उस भैंस को शांत कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से जो भैंस का बछड़ा था, वो पीछे की ओर से कहीं गायब हो गया। वो शायद भैंस भी अपने बच्चे के लिए चिल्ला रही थी। मामा जी उसे रात में ही खोजने लगे, क्योंकि दूध निकालने का समय रात में 3:30 बजे का होता था। उन्हें कोई दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन अब सवाल ये था कि वो बच्चा किधर चला गया। मामा जी जब उसे ढूंढने के लिए तबेले से बाहर निकलकर जंगली झाड़ियों की ओर गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उसका बच्चा मरा पड़ा था और उसके शरीर पर किसी ने बहुत ज़्यादा हमला किया था। दोस्तों, जिस किसी ने भी हमला किया था, उसने हमला करके उस बच्चे के ऊपर से काफ़ी सारा मांस नोच कर खा लिया था। मामा जी इतना डरावना नज़ारा देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू जाने लगे। उन्होंने वहाँ से उस बच्चे को ले आया और उसके बाद घर वालों को जगाकर सारी बात बताई। दोस्तों, मामा जी बताते हैं कि वैसी ही घटना कुछ दिन पहले एक और के साथ घटी थी। जिस जगह पर हमारा घर था, उस जगह पर ज़्यादातर लोगों के तबेले ही थे, और ऐसी ही घटना जब दूसरे के साथ घटी थी, तब लोगों ने कहा था कि हो सकता है किसी जंगली जानवर ने आकर हमला कर दिया होगा। और घर के सभी लोग मेरे मामा जी को भी यही दिलासा देने लगे कि हो सकता है कोई जानवर होगा जिसने आकर हमला कर दिया। कोई टेंशन की बात नहीं है, इतना मत सोच। लेकिन मामा जी जानते थे कि उन्होंने वहाँ पर किसी जानवर को देखा ही नहीं था। और जो वो भैंस जब चिल्ला रही थी, तभी ही मामा जी को कुछ तो डाउट हुआ था, लेकिन उस समय उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मामा जी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मामा जी ने उन्हें ये सारी बात बताई, तो उनके दोस्त ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं तेरे साथ तबेले में चलता हूँ, मुझे देखकर समझ आ ही जाएगा। जब वो तबेले में आया तो वो कहने लगा कि ये कोई आत्मा थी जिसने तेरे साथ ये काम किया। मामा जी सुनकर दंग रह गए। फिर उसने कहा कि तुझे पता है, जो ऐसी ही घटना दूसरी जगह पर भी घटी थी। मैं जब वहाँ पर भी गया, तब भी मैंने यही बोला कि ये जानवर का काम नहीं है, ये किसी आत्मा का काम है। मामा जी कहने लगे कि वो आत्मा हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी। वो कहने लगा कि वो तो तुझे आत्मा ही बता सकती है, और कहकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा कि मैं तुझे एक धागा दूंगा, जो अपने तबेले के चारों ओर बांध देना। उसके बाद तेरी भैंसों को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, हुआ तो वैसा ही, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक करके गांव में ये घटना बढ़ने लगी थी, और लोग बस इसे जंगली जानवर ही समझ रहे थे। अब जिसे भी इस बात पर विश्वास होता, वो मामा जी के दोस्त के पास जाता और जाकर उनसे धागा लेकर अपने तबेले के चारों ओर धागा बांध देता। यही काम कई समय तक चलता रहा, लेकिन लोगों को इसका समाधान समझ नहीं आ रहा था कि इससे बचा कैसा जाए। फिर मामा जी ने अपने ही दोस्त को कहा कि कुछ तो ऐसा कर जिससे ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उसने कहा कि इसके बारे में एक और आदमी है जो हमें बता सकता है। वो मामा जी का जो दोस्त था, वो अपनी नानी के गांव लेकर मामा जी को पहुंचा। वहां जाने के बाद उसने एक पुजारी जी को सारी बात बताई।
उसने वहाँ से यानी कि हमारे तबेले के पास से कुछ मिट्टी भी उठाई थी। वो कहने लगा कि मिट्टी जब पुजारी जी को दूंगा तब वो ये मिट्टी को देखकर ही बता देंगे कि कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। पुजारी जी ने भी मामा जी के दोस्त की तरह वही बात कही कि वो एक आत्मा है। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग आराम से चले जाओ, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मैं इसका समाधान 3 दिन के अंदर यहीं से बैठे बैठे कर दूंगा। दोस्तों हुआ भी वैसा ही। 3 दिन बाद पुजारी जी ने मामा जी के दोस्त को बुलाया और कहा कि अब वो आत्मा तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करेगी। हालांकि मामा जी ने जानने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने ये बोलते हुए मना कर दिया कि आप लोगों को जिस चीज़ से परेशानी थी वो ठीक हो चुकी है। अब वो कौन था, किसकी आत्मा थी, क्या थी, वो सब जानने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। तो दोस्तों ये थी यश जी की छोटी सी कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी अनामिका की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनामिका है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, यह घटना मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई थी। घटना छोटी है लेकिन डरावनी है। नाना जी बताते हैं कि आज से कई साल पहले जब मेरी उम्र कुछ 40 साल की होगी, तब यह घटना मेरे साथ घटी थी। हुआ कुछ ऐसा कि एक शाम मैं साइकिल से अपने घर लौट रहा था। जब मैं घर लौट रहा था तब मैंने रास्ते में आते आते पास में जो शमशान घाट पड़ता था उस पर अपनी नज़रें दौड़ाई। तो मैंने देखा कि शमशान घाट के अंदर कोई बैठा हुआ नजर आ रहा था और उसके सामने एक आग जल रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई क्रिया कर रहा है। मुझे एक बार को यूं भी हुआ कि इतनी शाम के समय कौन क्रिया कर रहा होगा, लेकिन मैंने उस पर ध्यान ना देते हुए अपने घर पर जाना ही ठीक समझा और मैं अपने घर के लिए आगे बढ़ गया। कुछ ही समय के बाद हमारे गांव का एक आदमी आया जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और लोग बता रहे थे कि जैसे ये गांव में प्रवेश किया वैसे ही ये बेहोश होकर गिर गया। तब सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर उसके पास गए। वहां जाने के बाद हम लोगों ने उसे होश में लाया और फिर उससे पूछने लगे कि क्या बात हुई थी, ऐसा क्या हुआ कि तेरी तबीयत अचानक से इतनी बिगड़ गई। वो कहने लगा कि दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि मुझे एक आदमी मिला था, वो भी शायद मुझसे और ज़्यादा लेट वहीं रास्ते से आ रहा था। उसे शमशान घाट पर जो आदमी दिखा, वो आदमी को देखकर वो रुक गया और जैसे ही वो आदमी को घूरने लगा तभी वो आदमी एकदम से बैठे बैठे हवा में उड़ा और ठीक इसके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर इसकी गर्दन पकड़कर इसे हवा में उठाकर उसी शमशान घाट के अंदर लेकर चला गया जहाँ पर वो कुछ क्रिया कर रहा था और जहाँ पर उसने आग लगाई हुई थी उसी आग के बाजू में इसे जोर से जमीन पर फेंका, जिसके बाद ये एकदम दर्द की वजह से कर्रा उठा और फिर वो क्रिया करने के लिए वहाँ पर बैठ गया। तुरंत ही उसने कुछ अपने हाथ से इशारा किया, जिसके बाद वहाँ पड़ी हुई रस्सियों से अपने आप इसके हाथ पैर बंध गए और क्रिया करते करते एक छोटी सी नोकीली चीज़ निकाली और इसके हाथ पर मारा, जिसके बाद इसके हाथ से खून निकलने लगा और इसके हाथ को पकड़कर उस आग के ऊपर रख दिया। उसका हाथ भी जला हुआ था और उसमें से खून भी निकल रहा था। फिर वो हाथ को वैसे ही रखा हुआ था और ये आदमी जोरों से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन इसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आया। तभी ही उस आदमी को पता नहीं क्या सूझी कि वो जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। जैसे ही उसने नाम लिया वैसे ही वो बता रहा था कि जो जलती हुई आग थी वो अपने आप एकदम से बुझ गई और फिर जो आदमी जिसने हाथ पकड़ कर रखा था वो भी तुरंत उसे छोड़कर दूर हो गया। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बुराई चाहे कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। उस आदमी का कहना ये था कि अगर मैं वहाँ पर भगवान का नाम नहीं लेता तो वो आदमी या पता नहीं वो कोई भूत था उसका शायद पीछा नहीं छोड़ता। फिर उसने खुद को उन रस्सियों से छुड़ाया और उसके बाद लंगड़ते लंगड़ते अपनी साइकिल तक पहुंचा। वहां से साइकिल पर बैठकर जल्दी जल्दी वहां से निकलकर अपने गांव की ओर आने लगा, लेकिन वो जो आदमी था वो अब भी हवा में उड़ते हुए उसकी साइकिल का पीछा ही कर रहा था। दोस्तों उसके बाद उसने बताया कि जैसे ही वो गांव में एंटर होने वाला था
वैसे ही उसने उसे पकड़ना चाहा और वो आदमी हाथ में नहीं आया, इस वजह से उसने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिसके बाद वो गांव के अंदर घुसते ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके बाद दोस्तों, गांव के किसी भी आदमी ने कभी भी शमशान घाट के अंदर किसी भी आदमी को नहीं देखा या फिर उस भूत को नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी अनामिका जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी जतिन ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना मेरे दादा ने मुझे सुनाई थी। मेरे दादा बताते हैं कि उस समय जब मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता था, तब एक शाम मैं लकड़ी काट रहा था और अचानक से मैंने जंगल में कुछ आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे कि बहुत सारे भेड़िए मिलकर एक साथ चिल्ला रहे हो। मुझे लगा कि क्या पता कोई उन पर संकट आ गया होगा, इसीलिए वो आवाज़ का पीछा करते करते मैं ठीक उस जगह पर पहुंचा जहां से वो आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा कि वहां पर सच में कुछ भेड़िए थे और जो एक पेड़ के पीछे देखकर चिल्ला रहे थे। वहां क्या था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बस चुपचाप उनके बाजू से निकलकर उस पेड़ के पीछे जाकर देखने लगा। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वहां पर एक जंगली जानवर है जो कि मरा पड़ा था। मुझे समझ में नहीं आया कि जंगली जानवर यहाँ पर ऐसा मरा पड़ा है, इसे इतनी बुरी तरह से किसने मारा होगा। लेकिन फिर अगले ही पल खुद को समझाने लगा कि हो सकता है कुछ जानवरों के बीच में लड़ाई हुई होगी या इसे खाने के लिए इस पर हमला कर दिया होगा। अब सवाल ये उठता था कि जो भेड़िए उसे देखकर चिल्ला रहे थे वो क्यों चिल्ला रहे थे। मैं कभी भेड़िए को देखता तो कभी उस जानवर को देखता जो कि बुरी तरह से मरा पड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि जाने दो, अपना काम करके मैं निकल जाता हूँ। मैं तुरंत दोबारा उसी जगह पर पहुँचा जहाँ पर मैं काम कर रहा था और फिर वहाँ से अपना काम ख़त्म करके मैं निकल गया। दोस्तों, जब अगले दिन शाम में मेरे दादाजी फिर से उसी जंगल में गए हुए थे, तब उन्होंने फिर से वैसे ही उन भेड़ियों की आवाज़ सुनी। मेरे दादाजी को इस बार लगा कि जो आवाज़ें कल आ रही थी वैसे ही आवाज़ें आज भी आ रही है, जाकर आज भी देखना पड़ेगा। जब मेरे दादाजी दोबारा वहाँ पर पहुँचकर देखे तो उन्होंने देखा कि भेड़िए आज भी उसी पेड़ के पीछे की ओर देखकर चिल्ला रहे थे। दादाजी उस पेड़ के पीछे गए तो वहाँ पर आज भी एक जानवर मरा पड़ा था, लेकिन कोई था जो उसे खा रहा था। वो दिखने में कुछ कुछ इंसान जैसा और आधा भेड़िए जैसा नजर आ रहा था। दादाजी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए और वो दूर से ही खड़े होकर छुप कर देखने लगे कि ये है कौन, और ऐसा पहले कभी किसी को देखा नहीं इस जंगल में। जंगल काफ़ी ज़्यादा घना था। दादाजी ने सोचा कि अगर मैं अभी इनके करीब और चला गया तो आज ये मुझे मार कर खा जाएंगे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही वहाँ से घर लौटना ही ठीक समझा और वो घर लौट कर आ गए। फिर उन्होंने ये बात अपने एक दोस्त को बताई। उस दोस्त ने कहा कि हमें वन विभाग से बात करनी चाहिए, और जब उन लोगों ने वन विभाग को इसके बारे में बताया तब एक और नई बात पता चली। वन विभाग के एक ऑफिसर ने उन लोगों को बताया कि वो लोगों ने भी ऐसा ही कुछ देखा है। आधा इंसान का शरीर है और आधा किसी जानवर का, या यूँ कहिए कि भेड़िए का। वो कई समय से जंगल में शिकार करता है। बल्कि वो लोगों ने एक बात ये भी बताई कि अब तक उस जानवर ने 2 लोगों पर हमला कर चुका है। दोस्तों, ये बात उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि उसे पकड़े कैसा, क्योंकि वो कभी पकड़ में ही नहीं आता था। पापा ने अपने ही कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों को ये बात बताई। वो लोग कहने लगे कि हम उसका सामना कैसे करेंगे और उसे पकड़ेंगे कैसे। तभी पापा ने कहा कि हो सकता है ये जो भी जानवर है ये एक साधारण नहीं है, ये किसी भूत या पिशाच का रूप भी हो सकता है। फिर उन लोगों ने मिलकर एक बाबा को बुलाया और उस बाबा को ये सारी बात बताई। उस बाबा ने कहा कि जिस जगह पर वो जानवर तुम्हें दिखा था मुझे वहीं पर ले चलो। जब उस बाबा को उस जगह पर ले जाया गया तब उन्होंने वहां पहुंचते साथ ही ये बताया कि तुम लोगों का शक बिल्कुल सच है।
वो ना ही तो इंसान है और ना ही जानवर, बल्कि वो एक पिशाच है जिसने रूप बदल रखा है अपना। अब उस बाबा ने कहा कि उसे पकड़ने का या उसे ख़त्म करने का बस एक ही तरीका है। लोगों ने कहा कि वो क्या? वो कहने लगा कि इसके लिए खाना लेकर आओ और जब ये आए तो उसे जलाकर मार दो। गांव के लोग तो डर चुके थे कि उसे जलाकर कैसे मारेंगे। उसके नज़दीक जाने में भी लोगों को डर लगता है। तभी उन लोगों ने एक आइडिया सोचा और वैसे ही एक भेड़ का बच्चा वहाँ पर ले जाकर रख दिया। और जैसे ही वो उसे खाने आया तब लोगों ने आसपास से उस पर पेट्रोल और तेल छिड़कना शुरू किया। वो सटपटा कर भागना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लोगों ने उसके ऊपर जलती हुई आग की लकड़ियां फेंकना शुरू कर दी और कुछ ही देर में वो आग की लपेटों में जलता रहा। दोस्तों, जब वो जल रहा था तब वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। कभी इंसानों जैसी आवाज़ लगती तो कभी जानवर जैसी, लेकिन अगले कुछ ही देर में वो जलकर राख खाक हो चुका था। फिर कहा जाता है कि उसके बाद ना तो वन विभाग के लोगों ने उसे कभी देखा और ना ही किसी गांव के आदमी ने उन्हें कहीं पर देखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।